हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है टिश्यू यानी कि ऊतक। हम बात कर रहे थे ऊतकों के बारे में, और अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतकों के बारे में। हमने स्टार्ट कर दिया था एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। तो यहाँ पर अभी तक हमने प्लांट टिश्यू में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं एक बार आप लोग जल्दी से देख लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में आपने फर्स्ट टाइप भी देख लिया है। देखते हैं अपने चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर की हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन को देखा था, ठीक है, टिश्यू क्या होते हैं, एग्जाम्पल आपने देखा था यहाँ पर। उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में। जब हम टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे तो हमने एक चार्ट यहाँ पर देखा था। हमने कहा था प्लांट टिश्यू को हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ टिश्यू में सबसे पहले हमारे पास कहेंगे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू आता है। सबसे पहले हमने प्लांट टिश्यू को स्टार्ट किया था, और जब हमने प्लांट टिश्यू को देखा तो हमने कहा प्लांट टिश्यू दो प्रकार के हमारे पास आते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, हमने कहा कि इन्हें विभाजोतक ऊतक कहते हैं, जिनमें विभाजित होने की क्षमता होती है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने दो टाइप से देखा था। सबसे पहले हमने कहा लोकेशन के बेसिस पे हमने देखा कि कहाँ पर पाए जा रहे हैं, टिश्यू की स्थिति कहाँ पर है, लोकेशन के बेसिस पे एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमारे पास आए थे। सेकेंड हमने बात की थी यहाँ पर उद्भव और ओरिजिन के बेसिस पे कि जो टिश्यू है उनके ओरिजिन के आधार पर या उद्भव के आधार पर कितने प्रकार के होते थे। दो प्रकार के हमने कहा था, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेरिस्टेम हमने कहा कि कब होते हैं, जो सीड होता है, सीड का जो एम्ब्रियो होता है वहां पे प्राइमरी मेरिस्टेम थे। प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन हुआ, और डिफरेंशिएशन से आपके पास प्राइमरी ऑर्गन बनी। प्राइमरी ऑर्गन के एग्जाम्पल थे स्टेम, लीफ और रूट। अब हमने कहा स्टेम, लीफ और रूट किस किस चीज से मिलकर के बने थे। आपने कहा एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। ये सारे आपके पास क्या आते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स आते हैं या प्राइमरी टिश्यू आते हैं, ठीक है। ये सारे आपके पास प्राइमरी थे। अब आपने कहा कि जो प्राइमरी ऑर्गन था उसमें क्या हुआ, डी डिफ्रेंशिएशन हुआ। क्या होगा, डी डिफ्रेंशिएशन हुआ। ध्यान देखें, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन था, यहाँ पे डी डिफ्रेंशिएशन था। आपके पास सेकेंडरी मेरिस्टेम आ गए हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम के क्या क्या एग्जाम्पल आपके पास है। आपने कहा कॉर्टेक्स से आपके पास बना कॉर्क, कैम्बियम, ठीक है। और आपके पास आपने कहा यहाँ पर बना आपके पास इंटरफेसिकुलर, ठीक है। ये इंट्राफेसिकुलर, ये इंटरफेसिकुलर है। अब आपने कहा कि आपके पास क्या बना, वैस्कुलर कैम्बियम बना। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल क्या क्या आए थे। आपने कहा यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम है और वैस्कुलर कैम्बियम है, जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल आपके पास आए थे। अब जो सेकेंडरी मेरिस्टेम आपके पास आए थे जिसमें हमने वैस्कुलर कैम्बियम एग्जांपल लिया है, आपने कहा वैस्कुलर कैम्बियम में क्या हुआ, फिर रीडिफरेंशिएशन हुई। ध्यान देखिए, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम में जो वैस्कुलर कैम्बियम था उसमें हुआ री डिफरेंशिएशन। जब री डिफरेंशिएशन हुआ तो आपके पास आए सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें। तो ये सारी चीजें आपने कही थी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनके उद्भव के आधार पर वो कितने प्रकार के आते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। तो हमने कहा था, देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन आते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। इनमें से कुछ प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, कुछ क्या होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं। इसी के साथ सेकंड पार्ट हमारे पास आया था परमानेंट टिश्यू का, जो स्थायी ऊतक होते हैं, इनमें विभाजन नहीं होगा, इनके फंक्शन अलग होंगे, ठीक है। जो आपके पास स्थायी ऊतक है वो दो प्रकार के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल, इनके जो स्ट्रक्चर्स है उसी के बेसिस पे से सिंपल और कॉम्प्लेक्स कहा गया है। सिंपल में हमने बात की थी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कहाँ पाए जाते हैं, क्या फंक्शन है, कैसा स्ट्रक्चर, इसके बारे में बात की थी। कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा था यहाँ पर जो स्क्लेरेन्काइमा फिर से फाइबर और स्क्लेराइट टाइप का होता है, जिसमें हमने स्ट्रक्चर भी देखा था, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स में हमने जाइलम और फ्लोएम की बात की थी। जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर के बने होते हैं। इनका जो मेन फंक्शन था वो क्या था, कंडक्शन का था। तो ये सारी चीजें एक बार देखिए, हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसके बारे में, प्लांट एनिमल टिश्यू के बारे में, जंतु ऊतक के बारे में। और जंतु ऊतक के बारे में क्या चीजें आप पढ़ चुके हैं, आप एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू में हमने क्या क्या बोला है, एपिथेलियल टिश्यू क्या है, हमने कहा एपिथेलियल टिश्यू
जो है वो कवरिंग और लाइनिंग के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी भी ऑर्गन, किसी भी पार्ट की कवरिंग और लाइनिंग को करता है। क्या फंक्शन होते हैं, सबसे पहले सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे क्या करेगा, मदद करेगा। हमने कहा एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, स्क्वैमस है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है, सिलिएटेड है एंड ग्लैंडुलर है। अलग अलग प्रकार के आए थे। स्क्वैमस कहाँ पर पाया जाता है, क्यूबॉइडल कहाँ पर पाया जाता है, इसके लिए हमने एक टेबल यहाँ पर क्या की थी, डिस्कस की थी। ये आपको इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि क्या होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कला ऊतक क्या होते हैं। और यहाँ पर हमने फंक्शन की बात की थी। एक बार अगर फंक्शन को आप देखेंगे तो आपने कहा कि यहाँ पर एज अ बैरियर काम करते हैं। ये दो जो ऑर्गन्स होते हैं, दो ऑर्गन को सेपरेट करते हैं, क्योंकि कवरिंग करे, कवरिंग होते हैं जब बाहर से कवर किया जाता है, लाइनिंग होती है जब अंदर से कवर किया जाता है किसी ऑर्गन को, ठीक है। तो हमने कहा कि क्योंकि ये कवरिंग कर रहे हैं तो दो ऑर्गन्स के बीच में एज अ बैरियर काम करते हैं, जैसे कि दो ऑर्गन है इस प्रकार से। आपने कहा ये भी क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू से कवर है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू से कवर है, क्योंकि एक दूसरे से सट कर है लेकिन फिर भी एक दूसरे से क्या है, अलग है, एज अ बैरियर काम करेगा, ठीक है। आपने कहा इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। कोशिकाएं कैसे होती है, पारगम्य होती हैं और शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच, शरीर के बाहरी वातावरण के बीच सामग्रियों के आदान प्रदान यहाँ पे संभव होता है, ठीक है। तो ये सारी फंक्शन हमने क्या देखे थे, यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के देखे थे। अब हम बात करेंगे इस टेबल के बारे में। ये भी हमने क्या डिस्कस कर लिया था। इस टेबल में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। हमने कहा सिंपल स्क्वैमस जो टिश्यू होता है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दे हैव डेलिकेट सेल थिन सेल लाइनिंग एंड पोजेस अ फ्लैट थिन स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस में आपको क्या दिखाई देगी, सिंगल लेयर दिखाई देगी। कहाँ पे पाए जाते हैं, एल्वेलाई एंड बोमेंस कैप्सूल नेफ्रॉन इन द किडनी। सेकेंड हमने स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की बात की। आपने कहा जब यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं किसकी, सिंपल स्क्वैमस की, तो आप स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस से कहते हैं, स्किन में पाया जाता है, ठीक है। कॉलमनर, आपने कहा कि ये कॉलम जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, एब्जॉर्प्शन करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम होता है, ठीक है। हमने सिलिएटेड कॉलमनर की बात की। आपने कहा कि जो यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू विद विच हैव अ सीलिया प्रेजेंट ऑन देम, ठीक है। इस प्रकार के कॉलमनर टिश्यू जिनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल, दे आर क्यूब शेप सेल विच आर इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, किडनी ट्यूबुल्स में पाया जाता है। ग्लैंडुलर कहाँ पे पाया जाएगा, ग्लैंड्स में पाया जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जब हमने बात की थी। कनेक्टिव टिश्यू की हम बात कर रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बात चल रही थी, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो आपने कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीजें समझनी है, एक बार देख लीजिए। हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू चार प्रकार का आता है, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। कनेक्टिव टिश्यू जिसे आप क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था हम सबसे पहले फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, जिसमें ब्लड और लिम्फ के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं ब्लड को, उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, यानी कि संयोजी ऊतक के बारे में आपको क्या क्या चीजें बताई गई हैं। आपने कहा सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन बताए गए हैं। बेसिक्स का स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। दे आर लूजली बाउंड सेल्स प्रेजेंट इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले जो फीचर है किसका, कनेक्टिव टिश्यू का, आपने कहा कि ये मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। कोई क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स में पाए जाएंगे और मैट्रिक्स पर ही निर्भर करता है इन टिश्यू का नेचर, ठीक है। हमने कहा दिस मैट्रिक्स कैन बी ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स, लाइक कैसे हो सकता है मैट्रिक्स, डेंस हो सकता है, सघन हो सकता है, रिजिड हो सकता है यानी कि टफ जो होता है, फ्लूइड यानी कि लिक्विड हो सकता है, जेली जैसा होता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। आपने कहा मैट्रिक्स जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, बहुत सघन हो सकता है, जिसे आप क्या कहते हैं, डेंस मैट्रिक्स कहेंगे। आपने कहा रिजिड मैट्रिक्स हो सकता है, यानी कि बहुत हार्ड मैट्रिक्स हो सकता है। तीसरा आपने कहा कि फ्लूइड यानी कि तरल मैट्रिक्स हो सकता है, और इसी में ये टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनैलिटी एंड कनेक्टिव टिश्यू द नेचर ऑफ मैट्रिक्स वेरीज, ठीक है। हमने कहा कि अलग अलग प्रकार का जो टिश्यू होगा उनमें जो मैट्रिक्स होगा वो अलग अलग प्रकार का पाया जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, तो आपको एक चीज पता चले कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है, टिश्यू होता है, एक प्रकार का ऊतक होता है। इससे पहले हमने क्या कहा था, इससे पहले हम क्या जानते थे ब्लड के बारे में, कि ब्लड क्या एक प्रकार का तरल है जो हमारे शरीर में पाया जाता है और हमारे शरीर में क्या करेगा, यहाँ पर चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, आपने कहा डाइजेस्टेड फूड हो सकता है, गैसेस हो सकती हैं,
हॉर्मोन्स हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्या होते हैं, जो ब्लड है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ब्लड है क्या, एक प्रकार का ऊतक है, और आपसे पूछा जाता है किस प्रकार का ऊतक है, आपने कहा एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है ब्लड। ब्लड क्या है, तरल पदार्थ है जो कि दो चीजों से मिलकर के बना होता है। आपने कहा अगर हम बात करें ब्लड के बारे में, जो ब्लड है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत सारी प्लाज्मा में अलग अलग चीजें हो सकती है। मैक्सिमम इसमें क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी होती है, ज्यादातर पानी होता है, इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये सारी चीजें प्लाज्मा में पाई जाती हैं। ब्लड सेल्स की जब आप बात करते हैं तो आप बात करते हैं यहाँ पर आरबीसी के बारे में, और आप बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, ठीक है, क्लियर है। अब आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो हमने क्या पढ़ा था, जो टिश्यू है वो सेल से मिलकर के बना होता है। तो आपने कहा सेल्स आ गई हैं आपके पास, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, ब्लड प्लेटलेट्स आपके पास आती हैं, ये ब्लड सेल्स आपके पास आते हैं, ये मिलकर के टिश्यू बना रहे हैं, ये मिलकर के एक टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है। और ये टिश्यू किस में पाया जाता है, एक मैट्रिक्स में पाया जाता है। और मैट्रिक्स कैसा है, लिक्विड है, यानी कि तरल है। हमने क्या बात की थी कि जिस प्रकार का मैट्रिक्स होगा टिश्यू का जो नेचर है वो उसी प्रकार का होगा, क्योंकि ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड है यानी कि तरल है, इसीलिए जो ब्लड होता है वो तरल होता है, ठीक है। अब हमने कहा कि इसका फंक्शन क्या होगा, ब्लड के फंक्शन क्या क्या होते हैं। हमने कहा ब्लड सेल्स के बेसिस पे, इसके अलावा हमारे पास क्या आती है, ब्लड प्लेटलेट्स भी आती हैं, ठीक है। हमने कहा कि इन तीनों के हम फंक्शन देखेंगे, वही ब्लड के क्या हो जाएंगे, कार्य हो जाते हैं। तो पढ़ लेते हैं, सबसे पहले आपको ब्लड के बारे में क्या चीजें बताई गई हैं। हमने कहा द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट गैसेस, फूड, वेस्ट मटेरियल एंड हार्मोन्स इन द बॉडी। अब आप ध्यान रखेंगे कि ब्लड ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है, परिवहन तो कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन तो कर रहा है, लेकिन किन किन चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। पहली लाइन में आपको कहा गया कि रक्त का मुख्य कार्य शरीर में गैसों, भोजन, अपशिष्ट पदार्थों और हार्मोन का परिवहन करना है, क्योंकि गैसों के नाम आ गए हैं। गैस कौन सी होगी, CO2 और O2, ठीक है। इन गैसों का परिवहन करता है। अब गैसों का परिवहन किस बेसिस पे करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। CO2 को क्या करेगा, रिमूव करना है, और ऑक्सीजन को क्या करना है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकेंड लाइन आपको बता रखी है, देयरफॉर ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट इन इट विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। क्या बोला गया है सेकेंड लाइन में, कि इसीलिए रक्त में एक द्रव मैट्रिक्स मौजूद होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, क्योंकि जो ब्लड है उसका मेन फंक्शन ही ट्रांसपोर्ट करना है। और ट्रांसपोर्ट के लिए क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी जो चीज है, कोई भी वस्तु है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है, तो हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होगा, इसके लिए क्या है, लिक्विड जो फेज है वो होना इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहा क्योंकि ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो प्लाज्मा है, प्लाज्मा है, लिक्विड है। क्यों लिक्विड है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम जो क्वांटिटी है वो वाटर की है। हमने कहा यहाँ पर प्लाज्मा जो बना होता है वो अधिकतर जो उसका भाग बनाता है वो क्या बनाता है, पानी बनाता है, मतलब कि सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी होगी पानी की, फिर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपके पास प्रोटीन्स और हार्मोन्स यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यही आपको सेकेंड लाइन में बताया गया है। नेक्स्ट हमने कहा द प्लाज्मा कंटेन रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। आपने कहा जो प्लाज्मा है, जो यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, उसमें क्या क्या पाए, उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें सेल्स पाई जाती हैं। और तीन प्रकार के सेल्स की हम बात कर रहे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स की हम बात कर रहे हैं। अब हमें करना है क्या है, इन तीनों सेल्स के हमें क्या करने हैं, फंक्शन करने हैं। तीनों सेल्स के हमें क्या करने हैं, फंक्शन करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, आरबीसी के बारे में, जिसे आप कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। नाम ही हमें बता रहा है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, हमें नाम ही बता रहा है। हमने कहा कि इनका जो रंग होता है वो रेड होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होगा, हीमोग्लोबिन के कारण होगा।
ये जो हीमोग्लोबिन है ये किस में पाया जाता है? आरबीसी में ही पाया जाएगा, ना ही आपके प्लाज्मा में पाया जा रहा है, ना ही आपके व्हाइट ब्लड सेल्स में, ना ही प्लेटलेट्स में। आपने कहा किसमें? आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है। यहाँ पर इसका जो फंक्शन होता है ये होता है ट्रांसपोर्टेशन का। किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट ये कर रहे हैं? ऑक्सीजन और CO2 का। किस किस चीज का परिवहन यहाँ पर हो रहा है? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। कौन कर रहा है यहाँ पर? आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के पास क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो कैसे करेगा? आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैसे होगा, या फिर आप ये समझिए कि हीमोग्लोबिन कर रहा है तो कैसे कर रहा है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा थोड़ा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है? आयरन होता है। इसीलिए कहते हैं कि आयरन हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे कि हीमोग्लोबिन लेवल जो है हमारी बॉडी में अच्छा बना रहे। हीमोग्लोबिन लेवल अगर अच्छा बना रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? सुचारू रूप से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? इसमें आयरन ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक हीमोग्लोबिन है। इसमें अल्फा और बीटा चेन पाई जाती है इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो आरबी, ये क्या, ये एक हीमोग्लोबिन है। ठीक है, और बहुत सारे हीमोग्लोबिन क्या होते हैं हमारे आरबीसी में पाए जाएंगे, और आरबीसी का नंबर खुद में बहुत सारा होता है। तो हमने कहा अच्छा ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है कि कितनी आरबीसी हमारे रक्त में पाई जाती हैं, इनका जो लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है, यानी कि कितने दिन तक ये बने रहते हैं, कितने दिन बाद फिर नए आरबीसी बनते हैं। ये आप होमवर्क में करके लेके आएंगे। सेम जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर इन्हें डिस्कस करेंगे। हमने कहा कि आरबीसी में ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा? हीमोग्लोबिन से यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच हो जाती है इस प्रकार से। हीमोग्लोबिन से क्या हो गई है? ऑक्सीजन अटैच हो जाती है। कितने मॉलिक्यूल? 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाते हैं। ये कहाँ पर होगी? ये ब्लड वेसल्स में है। ब्लड वेसल कौन किस प्रकार की ब्लड वेसल होगी? आपने कहा आर्टरी। ये क्या होगी? आर्टरी में होगा। ठीक है, आर्टरी से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा आपके? ठीक है, आर्टरी से जो ब्लड गया वो कहाँ गया? आपके ऑर्गन्स में गया। आपके ऑर्गन्स में जब ब्लड जाता है तो क्या वहाँ पे प्रोसेस हमने पढ़ी थी? हमने कहा था अगर ये सेल है तो सेल में क्या होगा? ग्लूकोज होगा। अब ये क्या करेगा? ये हीमोग्लोबिन, ये पूरी आपके पास सेल आ जाती है। ठीक है, ये क्या करेगा? जब ये हीमोग्लोबिन वहाँ गया, आपके बॉडी पार्ट्स में गया, ये इसे ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन जब देता है तो एटीपी प्लस CO2 का फॉर्मेशन होगा। अब ये CO2 का फॉर्मेशन हो गया है, एटीपी हम जानते हैं, एटीपी से हमें एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, लेकिन CO2 हमारी किसी काम का नहीं है। तो इस CO2 को रिमूव करना पड़ेगा, और इस CO2 को रिमूव करने के लिए फिर क्या होगा? ये कहाँ पे चला जाएगा? वेन में चला जाएगा। ये क्या आ गई है? वेन आ गई। CO2 वेन में चला जाएगा। जब वेन में जाता है तो CO2 किससे अटैच हो जाता है? फिर हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि हीमोग्लोबिन का उसके बाद का स्ट्रक्चर क्या होगा? ये तो आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। अगर मैं कहूँ ये किस प्रकार का ब्लड होगा, तो आप कहते हैं, आप कहते हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, ये आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो मैंने कहा कि जब यहाँ पर ऑक्सीजन, आरबीसी ने जब ऑक्सीजन किसे दे दी है? हमारे बॉडी पार्ट्स को, या हमारे टिश्यू, हमारे सेल्स को दे दी है, तो हीमोग्लोबिन का बाद का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो बाद के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, ये आप समझते हैं कि हीमोग्लोबिन की पोजीशन कहाँ पर है। अगर हम बाद का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ये अल्फा और बीटा चेन है। ठीक है, ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, और एक हीम ग्रुप के पास CO2 लग जाता है। ये विजिबल है, ये क्या होगा? CO2 होगा।
इतना डिफरेंस होता है। ये आपके पास आ गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डिफरेंस होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है आप देखिए, दोनों में आपने क्या देखा कि एक हीमोग्लोबिन में आपने देखा कि चारों क्या लगे हुए हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, इसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। और जब हमने दूसरी बार देखा हीमोग्लोबिन को तो तीन ग्रुप में तीन मॉलिक्यूल किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, एक मॉलिक्यूल किसका है, आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो जब भी यहाँ पर जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है तो एक बार में ये क्या करेगा, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को वहां पर देता है। उसके बाद जो तीन मॉलिक्यूल है, अभी भी तीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, अभी भी तीन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लगे हुए हैं, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम है, फुल नहीं है। तो आपने आरबीसी का फंक्शन क्या देखा, ये हम आरबीसी का फंक्शन पढ़ रहे हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन देख रहे हैं। क्या करता है ये, आपने का ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा, पहला फंक्शन हो गया है। सेकंड पढ़ लेते हैं सबसे पहले तो, The RBC has hemoglobin pigment which carry oxygen to tissue, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, कैरी करेगा, और कहाँ से कहाँ तक पहुंचाते हैं, आपने कहा कि आपके बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। सेकेंड हमारे पास जो सेल्स आती है, हमने कहा WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट डिजीज एंड प्लेट्स आर इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड व्हेन इंजर्ड। हमने कहा कि जो किसकी बात हम कर रहे हैं, WBC की हम बात कर रहे हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसीलिए इनका जो कलर है, इनमें कोई कलर नहीं पाया जाता, इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, आपके इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। और जब हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो इम्यूनिटी होती है वो दो प्रकार की इम्यूनिटी हमारे पास पाई जाती है, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। ये सेम वैसा ही है जैसे कि हम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो हम या फिर हम किसी ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जो इनेट होता है, और कुछ ऐसे कैरेक्टर के बारे में हम बात करते हैं जो एक्वायर्ड होते हैं। तो आपके पास पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बताइए लैंग्वेज कैसा कैरेक्टर है, इनेट है या एक्वायर्ड है। तो सबसे पहले इनेट और एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, इनेट का मतलब होता है वो कैरेक्टर जो आपके पास क्या है, जन्म से इनबॉर्न है, यानी कि आपको विरासत में मिला है, वो इनबॉर्न है, आपने उस चीज को सीखा नहीं है या बाद में आपने उसे अर्जित नहीं किया है, वो तो होता है क्या, इनबॉर्न। जैसे कि हमने कहा इनबॉर्न कैसे आपके कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि आपके फीचर्स होते हैं, आपके फिजिकल फीचर्स, आप कैसे दिख रहे हैं, आपकी स्किन का कलर कैसा है, आपके बालों का कलर कैसा है, बालों का टाइप कैसा है, ये क्या है आपका, आपके इनबॉर्न कैरेक्टर होते हैं। फिर हमने कहा एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब होता है, इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं लैंग्वेज को, क्योंकि लैंग्वेज आपको पहले नहीं आती थी, आप जब न्यू बॉर्न थे आप, यानी कि कोई भी जब क्या होता है, नवजात शिशु होता है, उसे लैंग्वेज नहीं आती है, उसे लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, ठीक है। उसमें क्षमता है सीखने की, लेकिन उसे सीखनी पड़ती है, उसे अर्जित करना पड़ता है, उसे एक्वायर्ड करना पड़ता है। तो जो चीज आप बाद में प्राप्त कर रहे हैं खुद से, उसे आप एक्वायर्ड कहेंगे। जो चीज हमें पहले से मिली है हमारे पेरेंट्स से, या फिर आपको जेनेटिकली जो चीज क्या हुई है, पास हुई है, उसे आप कहते हैं इनेट कहते हैं। तो इसी प्रकार की इम्यूनिटी भी होती है, इम्यूनिटी भी ऐसी होती है कि कुछ ऐसी इम्यूनिटी होती है जो इनबॉर्न आपके पास आती है, कुछ ऐसी होती है कि जो बाद में हमारी बॉडी जो है वो एक्वायर्ड करती है। कैसे एक्वायर्ड करती है, उसमें हमने पढ़ा था कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, जब आप क्या करते हैं, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गया है, फिर क्या होते हैं उसके एंटीजन को वहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, अगर फॉरेन है तो फिर एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। एंटीबॉडीज क्या होती है, एज अ मेमोरी सेल काम करती हैं। उसके बाद से उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए अब आपकी बॉडी में क्या बन गए हैं, मेमोरी सेल बन गई है। अब हमने कहा कि ये भी एक इम्यूनिटी हमने एक्वायर्ड कर ली है, लेकिन ये एक्वायर्ड की है, ये पहले से नहीं थी, हमने क्या किया, एक्वायर्ड की है, हमारी बॉडी ने सीखा, हमारी बॉडी ने क्या किया, पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद क्या बनाए, एंटीबॉडीज बनाए हैं। तो ये हमारे पास दो प्रकार की इम्यूनिटी आती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि WBC, क्योंकि क्या है, आपके इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए WBC जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी या फिर वो इनेट इम्यूनिटी होगी, तो आपका क्या आंसर होगा, ठीक है। आप लोग एक बार सोचिए। तो अगर आप सोचेंगे तो हमें पता है यहाँ पर कि क्या होता है, जो ब्लड है आपका, एक्चुअली में जो WBC है किसका पार्ट है, आपने कहा ब्लड का पार्ट है। तो ब्लड क्या हम बाद में ब्लड को गेन करते हैं, नहीं, जब जो न्यू बॉर्न होता है, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो तभी वहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है।
इट मीन्स आपके पास जो WBC है वो पहले से ही प्राप्त है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि WBC क्या होगा, इनेट इम्यूनिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हमने बात की है किसके बारे में, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। हमने कहा कि जब हमारे हाथ कट जाता है, कहीं पे भी हमारा कोई पार्ट कट जा रहा है और वहाँ पे ब्लड निकल रहा है, एक टाइम के बाद देखते हैं कि ब्लड खुद ही वहाँ पे बंद हो जाता है। क्या वहाँ पे मदद करता है, आपने कहा ब्लड प्लेटलेट्स, जो कुछ इस प्रकार से रे शेप वहाँ पर बना लेते हैं। कभी आप नोटिस करेंगे जब यहाँ पे क्लॉट बन जाते हैं तो आप इस प्रकार के क्या देखेंगे, वहाँ पे जाल जैसा देखेंगे। तो ये किसकी वजह से है, ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से है। ठीक है, आपने कहा प्लाज्मा आल्सो कंटेन अ प्रोटीन एंड हॉर्मोन्स इन इट। तो क्या चीजें हमने समझी हैं, हमने कहा है कि प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक होता है जो ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं बीमारियों से लड़ती हैं और चोट लगने पर प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में शामिल होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन और हॉर्मोन्स भी पाए जाते हैं वाटर के अलावा। ठीक है, तो आज हमने बात की है किसके बारे में, ब्लड के बारे में, जो एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे लिम्फ के बारे में, लिम्फ क्या होता है, कैसे बनता है। तो ये सारी चीजें आप घर से एक बार रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।